नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, घरेलू हिंसा के मुकदमे में जब आप लोग आरटीआई का इस्तेमाल अगर करते हैं, कई लोगों ने किया होगा मेरे ख्याल से, हमारा चैनल देखने के बाद कई लोगों ने लगाया होगा। और आरटीआई जो हम लगाते हैं वो जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसके खिलाफ लगाते हैं। उस रिपोर्ट को लेकर कई कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है, तो हम उस पर ही चर्चा करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे कि आप उसमें कैसे जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब कभी भी किसी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है तो उसमें अभी भी जो हमारे पूरे देश में जहाँ कहीं भी ये केस लगे हैं 99% केसेस में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगाई जाती है। इसमें एक डाउट ये भी है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बिना भी मतलब उसकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कई लोगों का कहना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया है कि डीआईआर रिपोर्ट के बिना भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की शब्दावली है कि अगर जज चाहे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है किया जा सकता है तो ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक। दूसरी बात ये कि मुकदमा रजिस्टर्ड करना अलग चीज़ है, बाद में पूरा मुकदमा चलाना ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अदालतें जो हैं डीआईआर रिपोर्ट का वेट करती हैं, उसके बाद ही केस को रजिस्टर्ड करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात कही है कि अगर डीआईआर रिपोर्ट नहीं आई है तब भी मुकदमे को दर्ज किया जा सकता है, बाद में आप डीआईआर रिपोर्ट मंगा लें। ठीक है, ऐसा है। तो ये कहना कि डीआईआर रिपोर्ट जो है उसके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है तो जिसमें उसने कहा है कि उसके बिना भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर कोर्ट ने डीआईआर रिपोर्ट का ऑर्डर किया है तो फिर वो जजमेंट मान्य होगा, नहीं। क्योंकि कोर्ट कई अधिकतर मामलों में कोर्ट डीआईआर रिपोर्ट का आदेश करती ही है। तो अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ठीक। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी ना निभाते हुए मनगढ़ंत रिपोर्ट बना के वापस कोर्ट को भेज दी। हमने आरटीआई लगाई, उसमें कुछ पॉइंट पे जवाब मांगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने हमें जवाब नहीं दिया, या फिर उसके जवाब से उसकी पोल खुल गई। क्योंकि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डीआईआर रिपोर्ट के लिए जज जो है मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को लिखता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो दोनों पक्षों को सुने, उनको नोटिस जारी करे, जहां घटना स्थल था वहां पर जाए, आसपास के लोगों के बयान लें, मौका नक्शा बनाए, अपने साथ में किसी पुलिस अधिकारी को भी ले जाए। वह ऐसा कुछ भी काम नहीं करता और कानून उसको यही सब करने को कहता है। तो जब आप डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पर आरटीआई लगाकर जानकारी प्राप्त करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो भी उसको करना चाहिए उसने नहीं किया है, वो जानकारी में सब समझ में आ जाता है। तो इसके बाद जो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसके बाद आप जो हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करवाने की कोशिश करें। सेक्शन 166A एंड सेक्शन 166B आईपीसी उसके तहत। और आपको जान के हैरानी होगी कि भले वो सरकारी कर्मचारी है लेकिन धारा 166A और B के तहत जब उस पर कार्रवाई करते हैं आप, तो आपको किसी भी सरकारी अफसर से या बड़े अधिकारी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जनरली क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन 166A और B के तहत अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से सरकार की परमिशन नहीं लेनी है। तो इसके तहत आप उस पर मुकदमा चलाएं। आप जो हैं पहले तो पुलिस में शिकायत करें। हम सभी जानते हैं पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन हमें कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पहले पुलिस में शिकायत करें, हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो है आप पुलिस के बड़े अधिकारियों को शिकायत करें, और उसके बाद 156(3) और धारा 200 के तहत आप जो हैं कोर्ट में जो कंप्लेंट फाइल कर दें। अगर आप सही तरीके से केस को चलाएंगे
तो इस बात की संभावना है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज होगा। जब हर व्यक्ति इस तरह से फॉलो करना शुरू करेगा तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निकलेगा और बहुत सारे चेंजेस जो ये घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे चल रहे हैं इसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर देंगे और उसको कहीं से भी जानकारी मिलेगी तो वो फिर घबराएगा। और जब उसके खिलाफ एक ही प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ ज़्यादा नहीं 5-6 मुकदमे भी एक ही कोर्ट में लग गए तो पक्की बात है कि भले उन मुकदमों में फैसला हो या ना हो, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर की बैंड बजना तय है। या तो उसका ट्रांसफ़र होगा या उसको टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई करें, क्योंकि लोग कार्रवाई करते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा वकील भी साथ नहीं दे रहा है। देखिए, वकील आपका साथ नहीं देगा, मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ, लेकिन आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप किसी दूसरे वकील को चुनिए, उसको बोले भाई तेरी जो फीस है वो हम देंगे, तुझे इस तरीके से केस को लड़ना है, हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। एक एप्लीकेशन वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है। जब इस तरह की कार्रवाई आप करेंगे तभी जो है आप केस को जीत पाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए जिसमें कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मामले की जांच करे और उसके तह तक जाए, लेकिन ये लोग ऐसा कभी नहीं करते। इतना बड़ा वन स्टॉप सेंटर बना के रखा है, देश के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर है, उसके अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो क्या वो इसलिए काम कर रहे हैं कि कोई महिला आए बस अपनी आप बीती सुना दे और आप उसको पन्ना में उतार के वापस वहीं भेज दें? ये काम तो कोर्ट का चपरासी भी कर सकता है। तो फिर इसके लिए हजारों करोड़ रुपए हर महीने क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ये सवाल कोर्ट से उठाना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह के सवाल उठेंगे तभी सिस्टम में चेंज आएगा। आज तक मुझे लगता नहीं कि कभी किसी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ शिकायत करी होगी या कोई कार्रवाई करी होगी। हम एक शख्स को जानते हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने केस में घरेलू हिंसा के मुकदमे में 3 प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी खा गए थे। 3 प्रोटेक्शन ऑफिसर की। तो इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और फाइनली अपनी वाइफ को इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया और डाइवोर्स भी हो गया, सारे केस भी ख़त्म हो गए। तो उस तरीके से पीछे पड़ना पड़ता है। आप ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर की शिकायत विजिलेंस कमीशन, लोकायुक्त, सतर्कता आयोग यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ रिलीफ आपको मिलेगा और कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल कर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों हमने जो बताने की समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।